गुड इवनिंग एवरीवन। सो सीएमए की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीरीज में ये सेकंड लेक्चर अपना, जहाँ पे अपने स्टडी नोट नंबर 9 का क्विक रिवीजन करने वाले चार्ट फॉर्मेट के अंदर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी नोट नंबर 8 को क्विकली रिवाइज किया था विथ आईएमपी क्वेश्चंस। दैट मीन्स नॉट आईएमपी, इट इज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस किए थे हमने। चलिए, लेट्स मूव टू स्टडी नोट 9 विच इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके, चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी नोट है आपकी। इसमें से पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन तो आप गिन के चलो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए, सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग द बिजनेस। बिजनेस के आजू बाजू में जो भी होता है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और कोई भी बिजनेस बिना एनवायरनमेंट के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो देयर विल बी ऑलवेज अ टू वे इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो, और आउटपुट भी वापस किसको देते हो? आप एनवायरनमेंट में देते हो। सो इट इज ऑलवेज टू वे इंटरेक्शन। चलिए, फिर आगे अपने देखते हैं एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया इनपुट, ठीक है, जो 4 हम जिसको हम बेसिकली कहते हैं। ठीक है, उसी की तरह ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं अपनी फैक्ट्रीज में, एंड फाइनल आउटपुट मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वापस एनवायरनमेंट में हम देते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपको याद रखना है आईसीयू डिपार्टमेंट। आईसीयू डिपार्टमेंट का मतलब, आई मतलब इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कितना होता है, अगर वहां पे कोई चेंजेस होते हैं तो आपके बिजनेस में वो कितना इम्पैक्ट करेगा। आप देखो, लिस्ट डाउन तो कर लोगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपको अफेक्ट करने वाले हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। एनवायरनमेंट इज हाईली अनसर्टेन। कल क्या होगा वो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है कई बार, कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, फ्लाइट इंडस्ट्री की, तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रेंट बढ़ा दिया, ठीक है, फ्यूल के चार्जेस बढ़ गए। तो ये सारे फैक्टर एक साथ अफेक्ट करते हैं, तो बिजनेस में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। सो एनवायरमेंट को कैसा माना जाता है? कॉम्प्लेक्स माना जाता है। एंड एनवायरमेंट इज डायनेमिक, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। तो आपको भी उसमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है आपको एनवायरनमेंट की। पहली इम्पैक्ट, देन अगर आप आईसीयू वाले फॉर्मेट से जा रहे हो तो इम्पैक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी एंड डायनेमिक। 3 स्टेक होल्डर होते हैं कोई भी एनवायरनमेंट में: कैपिटल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल मार्केट मतलब जो लोग आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट मार्केट मतलब आपके क्रेडिटर एंड डेटर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपके कंपनी के लोग, आपके एम्प्लॉइज, आपके मैनेजर्स। चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने कंपोनेंट्स क्या है? तो 2 कंपोनेंट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो नो की कंपनी के अंदर ही होंगे। ठीक है, इंक्लूड ऑल फैक्टर। अच्छा, इसके अंदर है ना, ये थोड़ा रिवर्स हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल है और यहाँ पे इंटरनल है। ठीक है, रेफर्स टू ऑल फैक्टर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड कॉज वीकनेस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक नेचर। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आप वो सारे फैक्टर होते हैं जो डायरेक्टली आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अफेक्ट करते हैं। एक सिंपल लॉजिक समझ लो, इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, आप उसको बदल सकते हो। एंड एक्सटर्नल फैक्टर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें बेसिकली वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का काम करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। सो ये थे एक्सटर्नल वाला पॉइंट, और यहाँ पे उल्टा था ये इंटरनल वाला पॉइंट। सो ये जो दोनों एरो मैंने उसके नीचे किए हुए, दैट इज बिलोंग टू एक्सटर्नल फैक्टर, नॉट इंटरनल फैक्टर। सो सिंपली 2 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को आगे बाइफरकेट किया है माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर। माइक्रो फैक्टर वो होते हैं जो फर्म स्पेसिफिक होते हैं, जो फर्म स्पेसिफिक होते हैं, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, आपके बाजू वाले के सेम इंडस्ट्री के बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्म स्पेसिफिक। जिसमें आता है कंज्यूमर एंड कस्टमर। आपके कस्टमर कौन है, उनका टेस्ट प्रेफरेंस, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आपके कॉम्पिटिटर का स्वॉट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस आपको करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस का मतलब आप अपना एक जासूस कॉम्पिटिटर की कंपनी में छोड़ोगे,
कि कॉम्पिटिटर क्या है, स्ट्रेटेजी बना रहा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो आपको लाके देगा, इवन इट इज अनएथिकल बट इट इज अलाउड। बट ध्यान रखना एट द सेम टाइम आपकी कंपनी में भी किसी कॉम्पिटिटर ने कोई बंदा छोड़ा होगा। सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनका बार्गेनिंग पावर कितना है, वो कितनी दादागिरी करते हैं। अगर आपके सप्लायर ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू यू, तो फिर सप्लायर का पावर चलेगा, सप्लायर अपनी मनमानी करेगा और उसका एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। इंटरमीडियरीज मतलब मिडलमैन, जो आपके प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इट कैन बी होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हो सकते हैं। आपको उनको भी एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें मिडलमैन ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा उनके ओरिएंटेड है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती है, ठीक है, और जिनका पूरा पान इंडिया पूरा का पूरा सिस्टम रहता है बिजनेस का, तो वहां पे आपको ये चैनल ही देखने वाला है कि डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज होगी, सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आगे क्या करते हैं, वापस होलसेलर को देते हैं, होलसेलर किसको देते हैं, रिटेलर को। क्योंकि आप डायरेक्ट कस्टमर तक तो पहुंच नहीं पाओगे, आपको मिडिल मैन का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो उनकी नीड, उनका जो डिमांड रहती है मीडिएटर्स की, वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मार्केट को एनालिसिस करना है कि किस मार्केट में आपका बिजनेस है, आप रीजनल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो। फिर मार्केट के अंदर ट्रेंड एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, फैशन कितनी चेंज हो रही है, की सक्सेस फैक्टर कौन से जिसकी वजह से आप उस मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, आपको उस मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, क्या उस मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल है। मतलब जो भी मार्केट में कई बार हम जाते हैं कि भाई हम ये न्यू सेगमेंट के अंदर बिजनेस को नो एक्सपांड करने वाले हैं, तो उस मार्केट को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं। कहीं पे भी आप थोड़ी बिजनेस कर सकते हो। जैसे अगर मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, तो मैं ऐसा मार्केट देखूंगा ना जहाँ पे मुझे उसके रिलेटेड की ऑडियंस मिले, ना कि मैं अंडमान निकोबार में खोलूंगा जहां पे नंबर ऑफ ऑडियंस या नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बहुत कम है। तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन में तीन लोग आपके एम्प्लॉइज सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे देखा जाए तो बेसिकली दो, आपके एम्प्लॉइज और आपका टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या सोचता है, कंपनी को कहां तक लेके जाए, लॉन्ग टर्म के अंदर विजन मिशन की बातें करेगा। एम्प्लॉय जो बेसिकली होगा मिडिल एंड बॉटम लेवल वाला, वो खुद की बात करेगा, जिसे हम एजेंसी थियरी भी कहते हैं, वहां पे कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। तो दोनों के गोल सेम नहीं होंगे, तो वो फैक्टर भी आपको अफेक्ट कर सकता है। सो माइक्रो फैक्टर के अंदर आपको याद रखना है टोटल 6 प्लेयर है, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, मीडिएटर, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैक्रो फैक्टर भी आपको पूछा जा सकता है, जिसे हम पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। ये वो फैक्टर होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर उसका भी फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन रेट हो गया, जीडीपी रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। सोसाइटी वाले फैक्टर मतलब सोशल फैक्टर, जिसे हम कह सकते हैं कि सोसाइटी आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से ले रही है, आपकी इमेज क्या है सोसाइटी के लोगों के माइंड में। इट इज नॉट लाइक दैट कि वो आपके कस्टमर है कि नहीं, बट वो आपके पोटेंशियल कस्टमर तो हो सकते हैं ना। अभी आपके कस्टमर नहीं है बट आने वाले टाइम में तो हो सकते हैं। और एज अ कंपनी आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उस पर्टिकुलर सोशल कल्चर के अंदर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंडिया जैसी कंट्री में आपको हर स्टेट के अंदर ये सबसे बड़ा फैक्टर मिलेगा, ठीक है, कल्चरल बैरियर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, डिफरेंसेस मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी रहेगी। टेक्नोलॉजी, अपडेट रहना पड़ेगा। कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर आपने उसको रिएक्ट नहीं किया, न्यू टेक्नोलॉजी में अगर आप खुद को लेके नहीं आए, तो आप इस मार्केट से फेंका जाओगे, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। नोकिया के साथ यही हुआ था, पूरा गांव एंड्रॉइड पे आ गया था। नोकिया वाला बोले नहीं अपन तो नहीं जाएंगे, हम तो वही विंडोज वाले के साथ रहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हुआ क्या, नोकिया खत्म हो गया। इतना बड़ा मार्केट कैप्चर लेके वो बैठा था, एक गलती, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ वो खुद को अपडेट नहीं कर पाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पूरे मार्केट से बाहर हो गया। और वंस यू आर आउट फ्रॉम द मार्केट, इट इज वेरी टफ टू गेट द कस्टमर बैक। लॉयल्टी ठीक है बोली जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद वही लॉयल कस्टमर कहीं और चला जाएगा। लीगल फैक्टर आपको चेक करने रहेंगे कि लॉज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ही कोई लॉ में चेंजेस आएंगे, अमेंडमेंट्स आएंगे, वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। डेमोग्राफिक फैक्टर, आप अपने बिजनेस को सेगमेंट उस हिसाब से करो कि जिस मार्केट के अंदर, जिस सेगमेंट के अंदर आप जा रहे हो, वो क्या इनकम वाइज आपको चेक करना है, आपको एज वाइज भी चेक करना है। डिपेंड करता है ना कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है और आपके कस्टमर क्लास कैसे है, ठीक है। सो डेमोग्राफिक फैक्टर भी आपको अफेक्ट करेगा।
ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि भाई आपकी कंपनी ग्लोबलाइजेशन कर रही है कि नहीं, मतलब एक्सपांशन में वो कंट्री से बाहर जाके बिजनेस कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए क्या होता है ना, पहले आपका बिजनेस आपके डोमेस्टिक कंट्री में सक्सेसफुल होना चाहिए। जब आपको लगता है कि आप मैच्योरिटी एज पे बैठे हो, अब आप लीडर बन चुके हो, आपने पूरा मार्केट कैप्चर कर दिया है, देन यू थिंक अबाउट ग्लोबलाइजेशन। कई सारे रीजन से ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं कि चीपर रिसोर्सेज के लिए जा सकते हैं हम। और अब तो क्या हो गया ना कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इतना फास्टर हो गया है कि इजीली कंपनियां क्या कर रही है, अब फॉरेन मार्केट्स के अंदर एंट्री कर रही है। ठीक है। सो एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट उसके दो कंपोनेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में दो कंपोनेंट, माइक्रो मैक्रो। ठीक है। एनवायरनमेंट का इंफ्लुएंस बिजनेस में, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आईसीयू डिपार्टमेंट, इम्पैक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक। तीन स्टेक होल्डर, कैपिटल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वैल्यू चेन एनालिसिस। मोस्ट आईएमपी टॉपिक का आप दर्जा दे सकते हो इसको। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। वैल्यू चेन एनालिसिस माइकल पोर्टर ने डिफाइन किया था कि हर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने बिजनेस की एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक रखा प्राइमरी, दूसरा सपोर्टिंग एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में डाला इनबाउंड एक्टिविटी, रॉ मटेरियल आएगा, ऑपरेशन फैक्ट्री में प्रोसेस होगा, आउटबाउंड फैक्ट्री से बाहर जाएगा, मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, आप प्रोडक्ट को वापस एडवर्टाइजमेंट करोगे, पब्लिसिटी करोगे, उसको सेल करोगे, एंड एट लास्ट सेल करने के बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर की कंप्लेंट सुननी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेन 5 एक्टिविटी मानी जाती है जिसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है सपोर्टिंग एक्टिविटी। ये वो सपोर्टिंग एक्टिविटी है जो प्राइमरी एक्टिविटी के लिए काम करेगी। प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, क्या प्राइस में लेना है, क्या वो हमारे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ये सारा एनालिसिस करेगा, वो कुछ बनाएगा नहीं। उसका काम होता है कि ये सारी चीजों को एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, एंड प्राइमरी एक्टिविटी वाली टीम को पहुंचा देना। टेक्नोलॉजी, एक टेक्निकल टीम होगी जो सारी मशीन्स वगैरह ऑपरेट करेंगे। ठीक है, उनका देखभाल देखेंगे, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वगैरह देखेंगे। एचआर टीम होगी जो आपको स्किल्ड वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड एट लास्ट आपका स्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उससे क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत सारी चीजें बताएगा कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा आप समझो कि एक बड़ी कंपनी होती है तो उसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर ये सारी एक्टिविटी चल रही होती है। तो वो स्ट्रक्चर्स के अंदर छोटे छोटे गैप्स हो सकते हैं, लूप होल्स हो सकते हैं, उसको शॉर्ट आउट करना। ठीक है, सुपरविजन का काम करना, ये बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है कि टॉप लेवल, सॉरी मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल के बीच में एक लिंक का काम करता है। स्ट्रेटजीज वगैरह फॉर्मुलेशन कहाँ से होगा, टॉप लेवल से होगा, टॉप से कहाँ पे आएगा, मिडिल में आएगा, मिडिल के बाद वो कहाँ आएगा, बॉटम वाले लोग उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या वो इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है, सारी एक्टिविटीज परफेक्टली चल रही है कि नहीं चल रही, ये सारी चीजें ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है। सो 4 सपोर्टिंग एक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, एचआरएम, स्ट्रक्चर। प्राइमरी एक्टिविटी में इनबाउंड माल आया, ऑपरेशन फैक्ट्री, आउटबाउंड माल गया, मार्केटिंग एंड सेल, एंड फाइनल आफ्टर सेल सर्विस, दैट मीन सर्विस फैक्टर। वैल्यू चेन एनालिसिस को करने के लिए 3 स्टेप्स आपको याद रखने, ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन का मतलब अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को, प्रोसेसेस को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, सारी एक्टिविटी की लिस्ट बनाओ, जिसे कहते हैं हम ब्रेक डाउन करेंगे हमारी एक्टिविटीज को। हर एक एक्टिविटी का पोटेंशियल एसेस करो कि किसमें कितना पोटेंशियल है, और उसके बाद आप नक्की करो वैल्यू एडेड क्या है, नॉन वैल्यू एडेड क्या है। ठीक है, वैल्यू एडेड रखना है, नॉन वैल्यू एडेड को वहां से रिमूव कर देना है। ये सब एक्टिविटी को एनालिसिस करने के बाद आप अपनी स्ट्रेटजीज को इजीली डिफाइन कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। सो वैल्यू चेन एनालिसिस, प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्टिंग, उसके बाद स्टेप्स क्या है, ब्रेक डाउन करेंगे, पोटेंशियल को एसेस करेंगे, एंड स्ट्रेटजीज को डिटरमाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा चार्ट 9.1। अब आते हैं 9.2 में। माइकल पोर्टर ने 5 फोर्स एनालिसिस किया था कि भाई जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये 5 फोर्स एनालिसिस करने चाहिए। ठीक है, और 5 फोर्स एनालिसिस में आप क्या करोगे, तो इन्होंने लिखा है कि सिस्टमेटिक तरीके से आप डायग्नोज करोगे सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव प्रेशर को इन अ मार्केट एंड असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड इंपैक्ट ऑफ ईच ऑफ द 5 फोर्स मॉडल। कौन सा मॉडल, कौन सा फोर्स कितना इंपैक्ट करता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये एनालिसिस नहीं करोगे तो बिजनेस में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे।
पहला 5 फोर्स के अंदर फर्स्ट फोर्स आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, कि अगर कोई नया प्लेयर मार्केट में आ गया तो वो आपके धंधे की वाट लगा सकता है। अब इसके लिए कुछ कॉमन बैरियर्स आपको बनाने पड़ेंगे। देखो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में न्यू एंट्रेंट का थ्रेट कब बढ़ जाता है, जब न्यू एंट्रेंट ऑलरेडी कोई और इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो और उसके पास डीप पॉकेट्स हो। अब डीप पॉकेट्स का मतलब क्या हो गया, कि आप उसको हरा ही नहीं पाओगे। वो अच्छा खासा पैसा स्पेंड कर सकता है, जैसे जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया था, तो ऑलरेडी वो रिलायंस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा था, तो उसको आप जल्दी हिला नहीं सकते। ठीक है, आप मतलब उसको मार्केट से फेंकने की बहुत ट्राई करो, लेकिन वो जियो था, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा था, तो उसको मार्केट से हटाना टफ है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन बैरियर होते हैं जिसकी वजह से न्यू एंट्रेंट मार्केट में आएगा ही नहीं, जैसे कि यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जा रहे हो तो छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, आपको 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में जा रहे हो तो सिर्फ आपकी गली में नेटवर्क नहीं लगाने, आपको टावर नहीं लगाने, पूरे इंडिया में लगाने, और टावर का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, तो 40-50 हजार करोड़ का वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट देख के कोई भी न्यू एंट्रेंट उस मार्केट में आने की नहीं करता। स्विचिंग कॉस्ट, अगर आपका प्रोडक्ट जो, अगर आप न्यू एंट्रेंट हो और आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी तो होगा मार्केट में। अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट में जाने का खर्चा ज्यादा है, वो कभी स्विच नहीं करेगा। आपको सिम कार्ड लेना है और सिम कार्ड में आपको स्विच ऑन करना है, आप कर सकते हो। आप वोडाफोन से आप फॉर एग्जांपल एयरटेल में जा सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, वहां पे कोई बड़ा खर्चा होगा नहीं। लेकिन अगर आपने कोई एमआईएस सिस्टम, मतलब कि कोई एसएपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है और उसकी जगह कोई बेटर नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया है, तो आप जल्दी मूव नहीं करोगे, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने का, इसको इंप्लीमेंट करने का खर्चा बहुत हैवी होता है। और फिर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो जल्दी उस पर आप मूव नहीं करोगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी वहां पे कॉस्ट लग चुकी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप नए नए बिजनेस में आओगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पे आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी तो फिर आप मार्केट में प्राइस वॉर हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर प्राइस वॉर करेगा तो आप मार्केट से खत्म हो जाओगे। सो ये भी होता है कि ना, बल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा। तो ये कुछ बैरियर्स है जो न्यू एंट्रेंट को आने से रोकते हैं। फिर माइकल पोर्टर का कहना था कि भाई सप्लायर के पावर का भी एनालिसिस करो। सप्लायर ने अपनी अगर दादागिरी दिखा दी, ठीक है, वो अपने पे आ गया, और नंबर ऑफ सप्लायर्स अगर मार्केट में कम है, तो वो अपनी चलाएगा, आपकी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर 50, 100, 200 सप्लायर है और अगर कोई सप्लायर बोलता है मैं तो यही भाव में दूंगा, तो आप क्या बोलोगे, तू नहीं तो तेरा भाई सही, तू माल नहीं देगा कम रेट में तो मुझे सेम क्वालिटी मार्केट में कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा जो आपको कम रेट में माल देगा। लेकिन अगर यही 3, 4, 5 सप्लायर हो, तो वहां पे फिर आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। इंटीग्रेशन एंड सप्लायर्स हैविंग मोनोपोली, ये 3 फैक्टर है बेसिकली जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर माइकल पोर्टर का कहना था कि भाई सप्लायर का तो चेक कर लिया, अब बायर का भी चेक कर लो जो आपका प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है। देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कि सप्लायर अगर बायर की इंडस्ट्री में एंट्री कर लेता है, सप्लायर किसकी इंडस्ट्री में, बायर की इंडस्ट्री में एंट्री कर देता है, तो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अगर एमआरएफ वाला टाटा कंपनी के लिए सप्लायर है, तो एमआरएफ वाले के पास इतनी कैपेसिटी तो है कि वो कल उठ के गाड़ी बना सकता है। तो टाटा कंपनी को उससे डर लगना चाहिए कि भाई ये कभी भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेगा तो हमारे मार्केट की बैंड बजा सकता है। और अगर उसमें इंटीग्रेशन करने की ताकत है तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर का ज्यादा मिलेगा आपको। चलो बायर की बात करते हैं, तो बायर में परचेज साइज, अगर आप 1, 2 प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो बायर कभी बार्गेनिंग नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे प्राइस रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझो कि फॉर एग्जांपल आप बॉर्नविटा का डब्बा खरीदने गए तो 100 रुपए का है, ठीक है, आप उसको बोलोगे डिस्काउंट, तो बोलेगा भाई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि भाई 1000 डब्बे चाहिए, तो तुरंत आपको डिस्काउंट करके दे देगा, बिकॉज आपकी परचेज साइज बड़ी है। और अगर आपकी परचेज साइज बड़ी है तो आपका पावर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। बायर्स नॉलेज, आपके पास अगर प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है तो फिर आपके पास बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्बल खरीदने गया या ग्रेनाइट खरीदने गया, अब ग्रेनाइट का आपको अगर कोई भी नॉलेज नहीं है तो सामने वाला ग्रेनाइट का जो डीलर होगा वो आपको 10 मिनट में बाटली में उतार देगा। आपको बोलेगा ये ब्लैक पत्थर जोरदार है, ठीक है, ये हमने यूएस से इंपोर्ट किया है, जबकि वो कहीं यूएस वगैरह से इंपोर्ट नहीं हुआ है, वो गुजरात में कहीं निकलता होगा पत्थर। पर वही 70-80 रुपए स्क्वायर फुट वाला पत्थर आपको 200 रुपीज स्क्वायर फुट में वो टिका देगा।
क्यों टिका दिया उसने वो चीज में, क्यों आपको बाटली में उतार दिया? बिकॉज आपके पास उस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, और जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आपके पास बार्गेनिंग करने का पावर भी क्या होगा? कम होगा। इंटीग्रेशन, जैसे हमने ऊपर देखा था कि सप्लायर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है, तो बायर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है। सेम एग्जांपल जो हमने लिया था एमआरएफ टू टाटा वाला, अब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? रिवर्स हो जाएगा। अब आप समझो कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, एमआरएफ का बायर कौन है? टाटा कंपनी। टाटा कंपनी क्या बनाती? गाड़ी। एमआरएफ को डर लगेगा कि ये टाटा कंपनी कभी मेरे बिजनेस में आ गया तो? टाटा कंपनी जो बायर है वो कभी भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है, और वो सप्लायर की इंडस्ट्री में एंट्री कर लेगा, और वो टायर बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है टाटा कंपनी के लिए। ठीक है, उसके पास फाइनेंस फाइनेंस वेल नोन ब्रांड है ना इंडिया की, तो वो इजीली कर सकता है। सो जब किसी बायर के पास ऐसा पावर हो कि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है, अपने ही सप्लायर के बिजनेस में एंट्री कर सकता है, तो हमेशा बायर का बार्गेनिंग पावर क्या होगा? वहां पे ज्यादा होगा। कई बार प्रोडक्ट के फंक्शन पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट फंक्शन का मतलब कि जैसे कई बार आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो लेकिन आप बार्गेनिंग नहीं करते। आप देखो जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, गुड्स वगैरह जो है, नाइकी ले लो, यूसीबी ले लो आप, ठीक है, तो वहां पे आप बार्गेनिंग नहीं करते हो, क्योंकि प्रोडक्ट का फंक्शन ऐसा है कि वो प्रीमियम कैटेगरी का है। हाँ, डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं वो अलग चीज है। जैसे फिर दूसरा एग्जांपल, आप दवाई लेने जाते हो, ठीक है, कोई आप मतलब इमरजेंसी में दवाई लेने गए, तो आप कभी बार्गेनिंग करोगे कि भाई मुझे अर्जेंट में ये चीज चाहिए? फिर अगर आप उसके तू तड़ाक करने बैठ जाओगे, उसके साथ आर्ग्यू करने बैठ जाओगे, तो जितने में जिसके लिए दवाई लेके आप जा रहे हो ना, वो प्राणी लुढ़क ना जाए कहीं पे। सो प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है, नेचर क्या, उसके हिसाब से भी पावर क्या होगा? चेंज होगा। फिर आता है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, कि भाई कॉम्पिटिटर के बीच में इंटेंसिटी कितनी है, कितना हैवी कॉम्पिटिशन है। ठीक है, वो चेक करना है। जितना कंपटीशन ज्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन उतना ही क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, तो आपके एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर आपसे जल्दी compete नहीं कर रहे। डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ यूनिक देना, और जब आप यूनिक देते हो ना, तो आप प्रीमियम प्राइस लेते हो। जैसे एप्पल वाला है, तो एप्पल को बीट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एप्पल की डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या है? उसके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके फीचर्स वगैरह, जिसको अभी तक कोई मोबाइल कंपनी बीट नहीं कर पा रही है। तो वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी से चल रहा है। तो वहां पे कॉम्पिटिटर जो होंगे, उनका जो इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस में, वो कम हो जाता है। फिर आता है थ्रेड ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब बेस्ट ऑप्शन नेक्स्ट कौन सा अवेलेबल है आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ। और सब्स्टिट्यूट हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट के होते हैं जो महंगे होते हैं। सस्ते प्रोडक्ट का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एक बॉल पेन का कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एप्पल का फोन खरीदने जा रहे हो, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट है, उसका सेकंड हैंड फोन आपको मिल जाएगा। आप कार खरीदने जा रहे हो, तो सेकंड हैंड कार का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली आप देखो, साइकिल खरीदने जा रहे हो, तो साइकिल का कोई सेकंड हैंड मार्केट नहीं मिलेगा, बिकॉज साइकिल जो है वो लग्जूरियस प्रोडक्ट में नहीं आती, महंगे प्रोडक्ट में नहीं आती। सो सब्स्टिट्यूट का भी एनालिसिस करना रहेगा कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट जो है, उसके मेन की सब्स्टिट्यूट कौन कौन से है। चलिए, ये हमने पढ़ा माइकल पटर के 5 फोर्स एनालिसिस। उसके बाद आ जाते हैं अपने की सक्सेस फैक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। हर कंपनी के पास ऐसे कुछ फैक्टर होने चाहिए जिसकी वजह से वो मार्केट में कंपटीशन में 2 कदम ज्यादा है, जिसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी हर फर्म के पास होनी चाहिए। केएसएफ जो है, डिफाइंड एज द आपके रिसोर्सेज, आपकी स्किल एंड आपके एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है, विच इज एसेंशियल टू डिलीवर द सक्सेस इन द मार्केट। आपके रिसोर्सेज, आपकी स्किल, आपके एट्रीब्यूट, जिसकी वजह से आप मार्केट में सक्सेस गेन कर रहे हो, वो आपके पास होना चाहिए। हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ की सक्सेस फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका की सक्सेस फैक्टर है उसकी प्रोडक्ट लाइन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, राइट। टाटा कंपनी, उसका ब्रांड इमेज। जैसे टाटा में हम टीसीएस ले लेते, तो टीसीआर का एचआर फंक्शन, वो उसका की सक्सेस फैक्टर है। हर कंपनी के पास कोई ना कोई केएसएफ तो होगा ही, केएसएफ बोलो या सीएसएफ बोलो। अब कैंची ओएमएस 3C मॉडल, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है एक बार, कि ये जो प्राणी था ओएमएस, उसके 3C मॉडल के अंदर उसने पहला लिखा था कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड कंपनी। बोले कस्टमर की नीड को जानो, उसके वांट एंड बिहेवियर को जानो। तो उसके अंदर सक्सेस फैक्टर सीएसएफ, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फिकेशन। कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करो, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, वहां पे उसके लिए हो जाएगा सीएसएफ, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग।
कंपनी की इंटरनल कैपेबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, आपकी कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को ऑप्टिमाइज करो, ये हो जाता है आपके कंपनी के सक्सेस फैक्टर। सो 3C मॉडल जब भी आपको पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, कंपनी। कस्टमर, कॉम्पिटिटर, कंपनी। कस्टमर मतलब उसके नीड एंड बिहेवियर को, इनकम को एनालिसिस करना। कॉम्पिटिटर उसके SWOT को चेक करना। कंपनी, कंपनी अपनी स्ट्रेंथ को एनालिसिस करेंगे, अपने वीकनेसेस को एनालिसिस करेगी। ठीक है, सो ये छोटा सा टॉपिक है बट 7 मार्क में पूछा गया था एक बार 3C मॉडल। फिर आता है हमारा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बहुत इजी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एंड थ्रेट। ठीक है, इनहेरेंट कैपेबिलिटी को कहा जाता है स्ट्रेंथ, इनहेरेंट लिमिटेशंस को कहा जाता है वीकनेस, फेवरेबल कंडीशन हो तो अपॉर्चुनिटी, अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उसे कहा जाता है थ्रेट। स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेबिलिटी, वीकनेस इनहेरेंट लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटी मार्केट में फेवरेबल कंडीशन क्या है, एंड थ्रेट अनफेवरेबल कंडीशन। जब हम हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं, तो उसको कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेज आपको याद रखने, एक तो लॉजिकल फ्रेमवर्क है, ऐसा नहीं प्रॉपर प्लानिंग के साथ SWOT किया जाता है, आपको सारी चीजों की कंपैरिजन करके बताता है, और सारी चीजों की कंपैरिजन करने के बाद आपको स्ट्रेटेजीज को आइडेंटिफाई करने में या डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। तो लॉजिकल फ्रेमवर्क है, सब चीजों की लिस्ट बनाता है, कंपैरिजन करके देता है, और उसी के बेस पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फिर ऐसा पूछा जाता है कि जब भी आप स्वॉट एनालिसिस करते हो तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है अप्राइजल अटेंशन के, तो याद रखना है आपको पास्ट अकाउंट का एंड रेशियोज की मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मेरे प्रोडक्ट की पोजीशन एंड प्रोडक्ट के मार्केट पिक्स को देखना पड़ेगा, मेरी कंपनी का कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को पे ऊपर मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, मेरी मैनेजरियल एबिलिटी को भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। सो स्वॉट अगर पूछते हैं तो एडवांटेज पूछ सकते हैं या फिर अप्राइजल अटेंशन आपको पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने चार्ट नंबर 9.3 विच इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, आपके प्रोडक्ट लाइन एंड आपके नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट, वो आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे कि भाई कौन सा बिजनेस कितना रिटर्न कमा के दे रहा है, कौन सा बिजनेस कम कमा के दे रहा है, ठीक है, कौन सा नया प्रोडक्ट ऐड करना है, कौन सा पुराना प्रोडक्ट डिलीट करना है, कौन से बिजनेस को कंटिन्यू करना है, कौन से बिजनेस को बंद करना है, ये सब पोर्टफोलियो एनालिसिस करके ही पता चलेगा। सो बेस्ट पोर्टफोलियो जो कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से फिट होता है उसे ही बेस्ट पोर्टफोलियो कहा जाता है। दीज आर अ सेट ऑफ टेक्निक्स होता है, मतलब कि ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस आप करते हो ये आपको हेल्प करते हैं स्ट्रेटजिस्ट को टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन विथ रिगार्ड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस को। सो टेक्निक्स की मदद से एनालिसिस करके, कुछ टूल्स की मदद से हम हमारे प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, हमारे बिजनेस फर्म्स को चेक करते हैं, और उसके बेस में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। 3 कॉन्सेप्ट है डिफरेंट मॉडल ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस के, वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एसबीयू। देखो एसबीयू को सिंपली हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म होता है, कंप्लीटली अलग होगा, एक अलग एक्सटर्नल मार्केट में वर्क करेगा। आप ही के बिजनेस का एक यूनिट ऐसा होगा जो आप ही के बिजनेस से डिफर करेगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो टाटा कंपनी के हैं 4 बच्चे, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर, टाटा स्टील, TCS या फिर विस्तारा एयरलाइंस, चारों कंपनियों के बीच में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि चारों का मार्केट अलग, कस्टमर अलग, कॉम्पिटिटर अलग, विजन अलग, मिशन अलग, गोल अलग, स्ट्रेटेजी अलग, प्रोडक्ट अलग। जब सब कुछ अलग हो तो उसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हल्दीराम मिठाई भी बनाता है, नमकीन भी बनाता है, मसाले भी बनाता है, पर ये तीनों का ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग है, तीनों एक ही कैटेगरी में फॉल होते, एक ही आउटलेट पे देखने को मिलेंगे। जब तीनों चीजें एक ही है तो उनका मार्केट भी एक होगा, कस्टमर भी एक होगा, कॉम्पिटिटर भी एक होगा, विजन, मिशन, गोल, स्ट्रेटजी सब कुछ एक होगा। जब सब कुछ एक हो तो उन प्रोडक्ट्स को आप एसबीयू नहीं कह सकते। हाँ, वहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हल्दीराम इटसेल्फ इज अ एसबीयू, लेकिन एसबीयू की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है जिनका सेपरेट हो। क्या सेपरेट हो, मार्केट, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, विजन, मिशन, गोल, स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्ट, तभी वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। फिर दूसरा टॉपिक है इसके अंदर पोर्टफोलियो एनालिसिस में एक्सपीरियंस कर्व, ये जो आपने पढ़ा होगा एमए के अंदर लर्निंग कर्व करके, कि जैसे जैसे आप कोई पर्टिकुलर काम करते जाते हो तो आपका
जो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस आता जाएगा, और एक्सपीरियंस आने की वजह से क्या होगा, आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, और लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। सो लर्निंग कर्व जो है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिफर करता है। क्यों डिफर करता है? क्योंकि हर कंपनी का मैनेजमेंट अलग होगा, हर कंपनी की प्रोसेस अलग होती है, हर कंपनी के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। जब प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट अलग होगा तो लर्निंग कर्व कितने परसेंटेज होगा वो भी अलग होगा। एक्सपीरियंस कर्व का फायदा क्या है? कॉस्ट कम होगी, प्राइस कम होगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा और आपको होगा प्रॉफिट। कब ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस कर्व जो है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाए, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है कि जैसे 90% बेनिफिट मिलता है लर्निंग कर्व का, तो ये डिसकंटिन्यू कब होगा? देखो, आप एक का काम बार 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 करते जा रहे हो। जैसे आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन क्वेश्चन गिन रहे हो, ठीक है, आपको पहली बार वो क्वेश्चन करने में लगभग 1.5 घंटा लगा, 5-7 एडजस्टमेंट थे। वही क्वेश्चन आप 100 टाइम्स कर रहे हो, वही सेम क्वेश्चन, आपको अमाउंट के साथ वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, बट वहां पे आपका टाइम रिड्यूस होके फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा 30 मिनट। बट इसमें एक और लिमिटेशन है कि ये एक लेवल तक रिड्यूस होगा, उसके बिलो जाना पॉसिबल नहीं है। आप समझो, आप 500 भी बार अगर कर रहे हो, ठीक है, प्रोसेस पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट बना रहे हो, तो एक मिनिमम टाइम तो वहां लगने ही वाला है ना। ऐसा थोड़ी है कि 500 जो आपने 500 टाइम्स आपने सम गिना है, तो पहले 100 बार करने में आपको 30 मिनट तक आप पहुंच गए, तो 500 बार करने में 3 मिनट हो जाएंगे? नहीं, 15-20 मिनट जो मिनिमम टाइम लगने वाला है वो तो लगेगा ही लगेगा वहां पे। ठीक है। सो डिसकंटिन्यू कब होगा? जब नया प्रोडक्ट आएगा, आपको अपने एम्प्लॉय को सब कुछ सिखाना पड़ेगा। आपके सप्लायर की दादागिरी अगर ज्यादा है, तो आप लेबर में तो फायदा ले रहे हो क्योंकि वहां पे काम बार बार करने से एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, वहां पे आवर्स कम हो जाएंगे। लेकिन आपके सप्लायर ने एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा दिए, तो एक बाजू लेबर में फायदा ले रहे हो, लेकिन दूसरी बाजू रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, आपको जो अल्टीमेट कॉस्ट में बेनिफिट चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब बार बार अपडेट आते रह रहे। अब नई टेक्नोलॉजी आई, नया सिस्टम आया, एम्प्लॉइज को वापस ट्रेन करना पड़ेगा, वापस ट्रेन करोगे, आपकी एग्जिस्टिंग लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व स्टॉप हो जाएगी, फिर आपको न्यू लर्निंग कर्व वापस एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। 4 पार्ट होते हैं इसके अंदर: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। प्रोडक्ट नया नया हो, ग्रोथ स्लो होगी, इंट्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्ट थोड़ा आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे मार्केट एक्सेप्ट करता जाएगा, ग्रोथ स्टेज। बट एक टाइम आएगा जब आप लीडर बन जाओगे और आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरा ग्रो कर दिया, पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। और धीरे धीरे वो टाइम भी आएगा जब आपका प्रोडक्ट जो है वो डाउनवर्ड्स जाएगा, मतलब डिक्लाइनिंग स्टेज में होगा, और उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट से विड्रॉन हो जाएगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे पहुंचे, ठीक है। और आपको तो पता भी नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे। अगर आपका प्रोडक्ट अभी 4 साल हो गए आपको बिजनेस करते हुए, तो आप बता सकते हो आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज में। आप तो यही बोलोगे सर हम तो ग्रोथ या फिर मैच्योरिटी में बैठे हैं। कभी ये सोचोगे कि ये आने वाले टाइम में डिक्लाइनिंग होगा? नहीं सोचोगे आप। सो इट इज वेरी टफ टू डिफाइन कि कौन से स्टेज पे मेरा प्रोडक्ट है। तो इसके क्रिटिसिज्म में यही लिखा है कि सारे प्रोडक्ट सारे स्टेज से नहीं जाते। अगर जोरदार प्रोडक्ट है तो इंट्रोडक्शन से मैच्योरिटी पे आ जाएगा सीधा। और सारे स्टेज की जो लेंथ है ना वो भी वेरी करती है। और ये भी डिफिकल्ट है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टेज में है, वो भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कुछ क्रिटिसिज्म मतलब लिमिटेशंस हो गए। चलिए, फिर क्या आता है? फिर आता है एनसॉफ का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मिक्स। ठीक है, प्रोफेसर एनसॉफ ने ये निकाला था। एक ये टूल है जो आपके बिजनेस को हेल्प करता है कि प्रोडक्ट एंड मार्केट रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाने में। ये क्या करेगा ना, दो डायमेंशन लेके आएगा प्रोडक्ट में: न्यू प्रोडक्ट, ओल्ड प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, ओल्ड मार्केट, या फिर ऐसा बोल सकते हो न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, और उसका कॉम्बिनेशन करेगा, और वो आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा। इसलिए इसे कहा जाता है एनसॉफ का ग्रोथ मैट्रिक्स। क्या होगा इसके अंदर? तो एक होगा मार्केट पेनिट्रेशन, आपके एग्जिस्टिंग मार्केट पे आप फोकस करते हो, मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट, और आपका प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग हो, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, और वहां पे पोटेंशियल कस्टमरों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं जो स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा उसको कहा जाएगा मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट पुराना, मार्केट नया। पहले मैं फॉर एग्जांपल आप समझो कि अहमदाबाद में एसएम पढ़ाता हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेरा प्रोडक्ट हो गया, राइट। अब मैंने बड़ौदा या सूरत में भी स्टार्ट कर दिया,
तो मार्केट नया हो गया लेकिन प्रोडक्ट क्या है मेरा, पुराना का पूरा नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम, मार्केट डेवलपमेंट। फिर होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पुराना प्रोडक्ट नया, एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आप लेके आते हो, कि से फॉर एग्जांपल मैं एसएम पढ़ाता हूँ अहमदाबाद मार्केट में, तो अहमदाबाद मेरा एग्जिस्टिंग मार्केट हुआ और मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हुआ एसएम। लेकिन अहमदाबाद में मैंने कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसे मैं कहूंगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट अहमदाबाद ही है लेकिन मैं प्रोडक्ट नया लेके आया। चौथा आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नया प्रोडक्ट नया मार्केट, ठीक है, नया प्रोडक्ट नया मार्केट। अब डाइवर्सिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलेटेड, दूसरा होता है अनरिलेटेड। रिलेटेड का मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को मैच करेगा, और अनरिलेटेड का मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे टाटा कंपनी ने एमआरएफ वाले के साथ टाइप कर दिया, या एमआरएफ का बिजनेस, टायर बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया, तो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। टाटा स्टील का, टीसीएस का, ठीक है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है टायर के साथ, कंप्लीटली न्यू हो जाएगा। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, जब आप नया प्रोडक्ट लेके नए मार्केट में आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सीए सीएमए सीएस का, ओके, और अचानक से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा आपको बोलूं कि नो, कि मैंने कॉलेज स्टार्ट कर दी, तो वो प्रोफेशनल कोर्स से थोड़ी अलग चीज हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये तो नया प्रोडक्ट है। और कॉलेज कहाँ स्टार्ट की मैंने, अहमदाबाद में नहीं की, मैंने बड़ौदा में स्टार्ट की, मतलब मार्केट भी आपका कैसा हो जाएगा, नया हो जाएगा। ठीक है, सो ये चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये था हमारा एंस ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चार्ट 9.4 अपना जो स्टडी नोट चल रहा है 9, उसके अंदर पहला आता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मोस्ट आईएमपी टॉपिक। चेक करना है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या कहता है। मैं आपको सिंपली बताता हूं, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बोला था कि दो स्ट्रेटजी, दो डायमेंशन आपको लेने हैं और उसके बेस पे आपको एनालिसिस करना है। और उसके डायमेंशन क्या क्या थे, तो आपको याद रखना है, उसका डायमेंशन थे मार्केट ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। ये जो मैंने आपको बीसीजी समझाया था उसमें एक डायग्राम था, वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा जब भी आपको एग्जाम में बीसीजी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो अब इसमें चार क्वाड्रेंट रखे इन्होंने, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ एंड डॉग। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये आपको उसको ना प्रॉब्लम चाइल्ड या वाइल्ड कैट भी कह सकते हो। ये वो प्रोडक्ट होगा, वो उस एरिया में बैठा है जहां पे अब आपको नक्की करना है कि इसमें पैसा डालना है कि नहीं डालना। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज वन काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ रेट हाई होगी, एचजी का मतलब, एलएमएस का मतलब मार्केट शेयर लो होगा, कैश कंजम्पशन हाई होगा, एचसीसी का मतलब क्या हो जाएगा, हाई कैश कंजम्पशन, और एलसीजी का मतलब होगा लार्ज कैश जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी लार्ज नहीं, लो कैश जनरेशन होगा, मतलब पैसा आएगा नहीं लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप चल रहे हो माइनस में, आपकी डेफिसिट चल रही होगी, क्योंकि आप नए नए हो मार्केट में। जब आप मार्केट में नए होंगे तो ये सारी चीजें तो होने ही वाली है, आपको पैसा डालते जाना है, सामने आपको जल्दी रिटर्न मिलेगा नहीं। फिर आपका प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा होता है, अच्छा खासा परफॉर्म करता है, तो वो आ जाता है स्टार कैटेगरी में। ठीक है, स्टार कैटेगरी में भी आप गए ना, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। यहाँ पे ग्रोथ भी ज्यादा है, मार्केट शेयर भी ज्यादा है, कैश जनरेशन भी ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम कैश का कंजम्पशन भी क्या है, ज्यादा है। मतलब यहाँ बोल सकता हूँ कि अब आप पहुंच गए ब्रेक इवन पे। क्वेश्चन मार्क में आप माइनस में थे, स्टार में हम ऐसा बोल सकते, नॉट नेसेसरी, कई बार क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट में आ जाता है। ठीक है, स्टार में हमने डाल दिया उसके अंदर कि भाई ये जो है यहाँ पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर एक टाइम आएगा जब आपका प्रोडक्ट स्टार से कहाँ पहुंच जाएगा, कैश काउ में। इसे कहते हैं हम बेसिकली मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पे जब आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, पूरा मार्केट आपने कवर करके रखे हुए हो, अब यहाँ पे आपका कैश कंजम्पशन कहीं कम होगा लेकिन जनरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए इसे मिल्किंग काउज भी कहा जाता है। और डॉग का मतलब लो ग्रोथ लो शेयर, ठीक है, लो कैश कंजम्पशन लो कैश जनरेशन, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी ये किस में चल रहा होगा, माइनस में चल रहा होगा। और कैश काउ में आप किस में चल रहे होंगे, सरप्लस में चल रहे होंगे। तो चार क्वाड्रेंट याद रखने हैं, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ और डॉग। स्ट्रेटजी आप क्या बिल्ड कर सकते हो, एक बिल्ड स्ट्रेटजी होती है कि मार्केट शेयर बढ़ा दो, होल्ड स्ट्रेटजी होती है मार्केट को बचाओ, हार्वेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि भाई नो शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो कैसे बढ़ाना है, और डिवेस्टमेंट होती है कि आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस को सेल कर सकते हो, ठीक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। ये हो गया हमारा बीसीजी मैट्रिक्स।
अब आता है अपना लास्ट टॉपिक, स्ट्रेटेजीज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के स्टेज कौन से, तो याद रखना आपका मिशन, आपके गोल, आपका पहला स्टेज होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। मिशन क्या है, विजन क्या है, गोल क्या है, वो पहले आपको डिफाइन कर देना है। फिर आप मार्केट में एक्सटर्नल काम करोगे, एक्सटर्नल स्कैनिंग करोगे, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करोगे। फिर तीसरे स्टेज में आप इंटरनल काम करोगे, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करोगे। और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो बन जाता है स्वॉट एनालिसिस। और उसी के बेस पे आप क्या करोगे, स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करोगे, उसको क्या करोगे आप इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट करने के बाद भी काम खत्म नहीं होगा आपका, इंप्लीमेंट करने के बाद कॉन्स्टेंटली रिव्यू लेने पड़ेंगे कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है कि नहीं। सो ध्यान रखना है, फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में कौन से 5 मेन स्टेप है, तो मिशन, गोल, विजन तैयार करो, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेटजीज को डेवलप करो, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो। चलिए, अल्टरनेटिव क्या है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए, तो एक आता है सिनारियो प्लानिंग। सिनारियो प्लानिंग को कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, की क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो। मतलब एक वेरिएबल लेते हो आप, एक पॉइंट लेते हो, और आप फिर सोचते हो कि अगर ऐसा कुछ होता है मार्केट में, एनवायरमेंट में, तो उसका फेवरेबल इफेक्ट होगा, अनफेवरेबल होगा, कितना होगा, क्या क्या चीजें हो सकती, उसकी आप लिस्ट बनाते हो, उसको कहते हैं व्हाट इफ। ये ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो भी हो सकते हैं, पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं, फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। सो आपको क्या करना है, कंपनी के मैनेजर्स बहुत सारे पॉइंट्स को एनालिसिस करते हैं कि भाई ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, अब इनका हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या आता है, फेवरेबल आता है कि अनफेवरेबल आता है, उसकी पूरी लिस्ट बनाते हैं वो, और फिर उसके ऊपर वो वर्कआउट करते हैं, उसको कहा जाता है सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग के बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये भी अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, ये एक ग्रुप टेक्निक है, ठीक है, जिसमें आप अपने कंपनी के लोगों के सामने एक प्रॉब्लम रखते हो कि भाई बॉस देखो, हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सारे लोगों को आप एक असेंबली हॉल में भेगा करते हो और उनसे पूछते हो कि भाई दिस इज स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ माय कंपनी, और मुझे इसमें आपका ओपिनियन चाहिए। तो सारे लोग अपने अपने हिसाब से आइडियाज आपको शेयर करेंगे, ठीक है, उन सारे आइडियाज की लिस्ट बनानी है, रैंकिंग देना है, और आपको डिसीजन ले लेना है। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग वो टेक्निक है जिसमें लोगों के दिमाग में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसको फाइंड आउट किया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है स्पेशल मीटिंग। वैसे देखा जाए तो कि आपकी कंपनी में स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी है, तो कंपनी कई बार क्या करती है कि आपकी कंपनी से दूर कहीं अच्छे हॉलीडे रिसोर्ट या होटल में ले जाएगी अपने एग्जीक्यूटिव्स को, वहां जाके थोड़े दिन आराम कराएगी, और फिर शांति से पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे चर्चा होगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि नॉर्मल रूटीन कामकाज से इनको छुटकारा मिले और इनका माइंड जो है ना वो एक्टिवली वर्कआउट करे। सो ऐसा पैटर्न होता है कि हम स्पेशल मीटिंग लेंगे, अलग एक रिसोर्ट विसोर्ट जैसी कोई मस्त जगह पे ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, और फिर आपको अलग अलग ऑप्शंस जो है अपनी टीम को देने हैं, और उसके हिसाब से क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। फिर आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आउटसाइड कंसल्टेंट की हेल्प ले लो। आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आप आउटसाइड एक्सपर्ट्स को बुलाओ, वो आपकी प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करके देगा, या फिर आपको अलग अलग अल्टरनेटिव्स तैयार करके देगा। एंड लास्ट वन है ज्वाइंट मीटिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं सर, एक्सपर्ट एक्सपर्ट पे तो भरोसा नहीं है हमको, आउटसाइडर पे, तो एक काम कर सकते हो आप, कॉम्बिनेशन कर सकते हो, 4 लोग बाहर के बुलाओ, 4 लोग कंपनी के हो जाएंगे, टोटल 8 लोग मिलके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, ज्वाइंट मीटिंग। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर 5 स्टेज याद रखने हैं, आपका मिशन, गोल, विजन, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उन सबको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सिनेरियो प्लानिंग, व्हाट इफ एनालिसिस, क्या होगा, उसके ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक दोनों पॉइंट्स तैयार करने, ताकि जब वो सिचुएशन हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ग्रुप टेक्निक है जिसमें आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो लोगों से चर्चा करके। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अल्टरनेटिव्स में एक और था स्पेशल मीटिंग। आप अपने कंपनी के की एम्प्लॉइज को एक हॉलीडे रिसोर्ट पे ले जाओ, वहां पे उनके साथ पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे चर्चा करो, वहां से आपको अल्टरनेटिव मिलेंगे, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। आप बाहर के लोगों की हेल्प ले सकते हो, आउटसाइड कंसल्टेंट, और आपके बाहर के लोग और आपके कंपनी के लोग मिलके पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो उसे कहा जाता है जॉइंट मीटिंग। यहां पे हमारा स्टडी नोट 9 जो है वो कंप्लीट हुआ।
क्लियर? आई होप सो कि पूरे के पूरे टॉपिक्स जितने भी है मैंने आपको क्विकली एक बार रिकॉल करवा दिए। नाउ लेट्स मूव टू द आईएमपी सेक्शन ऑफ स्टडी नोट 9। 8 तक हमने देख लिए थे, स्टडी नोट 8 तक। 9 में कौन कौन से, मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिखा है, मोस्ट आईएमपी वैल्यू चेन एनालिसिस, अभी हमने देखा था प्राइमरी एंड सपोर्टिंग दो एक्टिविटीज होती है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में जाता है ये। अल्टरनेटिव इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अभी हमने देखा सिनारियो प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह, ये भी मोस्ट आईएमपी में। फिर लिखा है कि माइक्रो फैक्टर कौन कौन से है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ये भी मोस्ट आईएमपी। माइक्रो हमने देखे थे, 6 प्लेयर थे उसके अंदर। फिर नेक्स्ट है कि भाई कैटेगराइज करो 7 स्टेप प्रोसेस ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग, ये समथिंग डिफरेंट है, ठीक है, आपके नोट्स में भी कवर नहीं है ये। तो आपको क्या करना है, एक बार इसको अच्छे से आपको रीड कर देना है, 7 स्टेप्स ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग, ठीक है। कंटिजेंसी प्लानिंग के 6 जो है, 7 जो है वो मेन स्टेप कौन कौन से है वो आपको समझा देना है। फिर आईएमपी क्वेश्चन है स्वॉट एनालिसिस और उसका अप्राइजल, मैंने बोला था एडवांटेज या अप्राइजल में से कोई एक होगा, तो अप्राइजल के चांसेस लग रहे हैं मुझे। बीसीजी मैट्रिक्स और उसके लिमिटेशन, बीसीजी के लिमिटेशंस बहुत सिंपल थे कि बीसीजी जो बोलता है ना उसको बताता नहीं है कि क्यों ऐसा किया। उसने बोला था कि भाई हम मार्केट ग्रोथ लेंगे, मार्केट शेयर लेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने ना कट ऑफ रखा था कि मार्केट शेयर में रखा था 1 ग्रेटर देन लेस देन, सॉरी, 1 या 1 से ज्यादा हो तो हाई मार्केट शेयर और 1 से कम हो तो लो मार्केट शेयर। ग्रोथ रेट में उन्होंने कट ऑफ रेट रखा था 10%, बोले 10% या उससे ज्यादा हुआ तो हाई ग्रोथ, 10% से कम हुआ तो लो ग्रोथ, ठीक है। तो लो ग्रोथ जो होगी, और ये जो उसने पॉइंट डिफाइन किए थे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने, उसकी एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं इसने कि क्यों ऐसा किया, कहीं पे नहीं बता रहा वो। फिर हमने देखा था 4 क्वाड्रेंट है उसके अंदर। अच्छा, बेसिकली लिमिटेशन क्या होगी कि भाई वो जो उसने बताया वो एक्सप्लेन नहीं किया। ये 2x2 का मैट्रिक्स क्यों है, 3x3 का होना चाहिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के दी हुई है, आप लिमिटेशन अच्छे से देख लेना, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए हेल्पफुल है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करता, कंपटीशन की बात नहीं करता, मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट को डिफाइन नहीं करता, तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए। फिर एन्यूमरेट्स द व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग, तो ठीक है, कंटिजेंसी प्लानिंग के आपको बेनिफिट लिखने हैं, ठीक है। ये भी समथिंग न्यू क्वेश्चन है जो ऊपर चार्ट्स में कवर्ड नहीं है, बट आपको एक बार इसको अच्छे से देख लेना है, मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है, एक बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस में पीएलसी हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चंस में। फिर एनसॉफ का प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस जो है वो आपके हो सकते हैं। तो जो रेड वाले वो आपके मोस्ट आईएमपी है, जो ब्लू वाले जो सेकंड मोस्ट प्रोबेबल वाले क्वेश्चन है वो सारे मैंने विथ आंसर दिए हुए हैं, ताकि आप इसको इजीली रिकॉल कर सकते हो। और मैंने साथ साथ में कई सारी जगहों पे एग्जांपल्स भी कोट किए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्लियर? यहाँ पे हमारा जो आईएमपी सेक्शन था स्टडी नोट नंबर 9 का, वो भी हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, चार्ट फॉर्मेट में मैंने आपको समझा भी दिया पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। अब घर बैठ के आप अच्छे से उसके सारे जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस और आईएमपी क्वेश्चंस मैंने दिए उसको अच्छे से लिख के, हेड पॉइंट्स को लिख के अच्छे से उसको याद कर लो, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ स्टडी नोट 10 एंड 11। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 एंड 11 को कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में लिखना आपको सीएमए इंटर ग्रुप 2 का अगर और कोई वीडियो चाहिए, जैसे मैंने कैश फ्लो पे बनाया था, अब एसएम पे बन रहे हैं, ठीक है। आगे मैं फंड फ्लो पे, इक्विटी शेयर्स पे, सब पे बनाने वाला हूँ। बट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको लग रहा है कि सर ये चैप्टर का हमें एक ऐसा क्वेश्चन बना के दो कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, चलिए बाय बाय।